जय हिंद। ये आपके बीपीएससी एईडीओ का 17 अप्रैल के जो जीएस पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको आज सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे बनेगा और इसको कैसे समझदारी से, ठीक है, समझदारी मतलब आपका सेंस, माइंड सेंस, और उसको तुक्का कैसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में जो हार्ड क्वेश्चन है, तो उनको तुक्का कैसे लगा सकते हैं वहाँ से, और ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं उसको भी हम लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में उपयोग हेतु प्रस्तुत यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है जिससे बर्बादी कम हो जाती है और पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी चीज़ आपको प्रस्तुत किया जाता है, किसी चीज़ के बारे में अगर काम किया जाता है तो उसमें हम लोग को फायदा होता है या हम लोग को लाभ होता है तभी हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं कि और पोषक तत्वों को पोषक तत्व चाहिए, ठीक है, पौधों को पोषक तत्व चाहिए, तो उसका अवशोषण को बढ़ाने के लिए किया गया। और देखिए यहाँ पे सल्फर की बात की है, और देखिए भारत में कई प्रकार की मिट्टियों में जैविक कार्बन प्रमुख पोषक तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरोन, आयरन, सल्फर, ठीक है, सल्फर की बात की है और ये भी सल्फर, तो ठीक है, तो ये आप अगर ये सही है तो ये भी सही होगा और यह इसकी सही व्याख्या करेगा। ठीक है, और सही व्याख्या देख सकते हैं कि आप ऑप्शन में केवल एक ही जगह होता है कि सही व्याख्या है। ठीक है, आप देख रहे होंगे केवल इसी में लिखा है कि सही व्याख्या, ये तो लिखा है सही व्याख्या नहीं है, बाकी में तो किसी में है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका ए आंसर होगा, और इसमें ये नहीं कि मैं केवल तुक्का मारा हूँ, बल्कि आपको ये आना भी चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप यूरिया गोल्ड जो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये फेमस था राजस्थान में, राजस्थान के, ये राजस्थान से है। ठीक है, तो राजस्थान के करंट अफेयर में ये अक्सर है, ये बिहार से नहीं है, तो राजस्थान से, तो आपने ये थोड़ा चर्चा में था। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि के विषय में निम्नलिखित कथन को ध्यान दीजिए। तो यह कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण सुधार करने के लिए सरकार ने नई इनाम योजना शुरू किया गया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक, फिर बोल रहा है कि यह पहल कृषि उपज बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ की वित्तीय सहायता। देखिए भाई, इसमें 5 करोड़ की कोई चर्चा नहीं की गई है, तो ये आपका गलत है, केवल एक सही है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिमय में भारत की हिस्सेदारी क्या है, तो 2.8, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो ये अक्सर ये तो 3 पॉइंट के आसपास है। ठीक है, तो इसके पास ही 2.8 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कपड़ा उद्योग में प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत की जीवीए विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है। सही है, भारत कपड़ा और परिधान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10% नहीं। भारत का तकनीकी वस्त्र तेजी से बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे ना 10% नहीं था, बल्कि 4 से 5% तक, लगभग 4 से 5% तक ही था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका 1, 3 सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक कितनी, तो 38वीं बिल्कुल सही है, क्योंकि 39वीं पिछले बार 2024 में था। ठीक, लेकिन अभी 2025 में 38वीं है। ठीक है, अगला है कि विकसित भारत 2047 मुख्य केंद्र आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा है। बिल्कुल सही है। ठीक, फिर बोल रहा है कि राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन माध्यम से भारत ऊर्जा उद्योग और रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों तक पहुंचने सुनिश्चित करने के लिए 1200 स्थलों का अन्वेषण कर रहा है। तो ये थोड़ा मुझको डाउट लग रहा है कि 1200 होगा। ठीक, 1200 स्थलों, तो ये हो सकता है, तो आपका बी आंसर होगा। ठीक है, मैं इस पर कन्फर्म नहीं हूँ क्योंकि मुझको भी करंट अफेयर इतना आता नहीं है, लेकिन कहीं तक ये हो जाएगा। ठीक है, गूगल से मैंने सर्च किया था इसका, तो ये सही था। तो लेकिन हमको ये सारे इस तरह जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो मुझको डाउट होता है, लेकिन आप लोग कर लेना, ये सही है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का राज्य निम्न से कौन सा है, तो ये आपको सबको ही पता है, सिक्किम, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ही फेमस, अभी हाल ही में कुछ समय पहले बहुत चर्चा था प्लास्टिक फ्री राज्य के रूप में। ठीक है, ये प्लास्टिक यहाँ से हटाया गया है, असम और सिक्किम से सब प्लास्टिक हटा रहे हैं। ठीक है, दार्जिलिंग में भी पूरा हटा रहा है, वहाँ पे जो भी लोग जा रहे हैं घूमने तो वो प्लास्टिक का नहीं यूज करने दे रहा है। ठीक है, तो ये सिक्किम का है, आपने देखा होगा, ये एनसीईआरटी में भी चर्चा है। बिहार के बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए 2025-26 में होने का अनुमान है, जबकि ये आप जब देखेंगे ना सर्वेक्षण बिहार के बजट का, तो ये आपका तीनों सही है। ठीक, निम्न में से कौन से जिले में बिहार सरकार चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो देखिए चाय में आपको पता है कि बिहार में चाय का उत्पादन थोड़ा मात्रा में किशनगंज में ही होता था, लेकिन अब उसके लिए पूरी तरह बढ़ावा देना है तो किशनगंज में ही होगा। ठीक है, फिर बोला है कि बिहार के संकल्प योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त घोषित कर एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक, और यह बिहार में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक नवमस कार्यक्रम रूप में शुरू की गई है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे केवल एक सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कृषि की बात किया है ना, ये कृषि की बात नहीं की है बल्कि स्किल पे बात किया है। ठीक, स्किल के विकास में डेवलपमेंट की बात की है इसमें, ना कि ये आपके किसमें कृषि के, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, केवल एक सही होगा। 11 की बात करें तो जीएसटी सुधारों द्वारा जीएसटी की दरों में कमी करके सीधे तौर पर 2 चुनौतियों का समाधान किया है, जिसमें शामिल है रोजगार सृजन और देखिए बहुत लोग ना गरीबी निवारण, निर्यात बढ़ाना, ये तो ये उपयुक्त सही भी हम मार सकते हैं, लेकिन बहुत लोग सामर्थ्य भी मारे होंगे। ठीक है, तो क्योंकि सामर्थ्य यहाँ पे बहुत ही मेन पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं गरीबी निवारण, निर्यात बढ़ाना और उपयुक्त ये भी आ जाएगा, तो हम लोग उपयुक्त सभी मार सकते हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं होता है ना, अगर केवल होता है तो सामर्थ्य, अगर उपयुक्त सभी नहीं होता ना तो सामर्थ्य ही केवल मारते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूरे, ये आपका मिलान करना है। देखिए ये सारे आपका साइंस एंड टेक से क्वेश्चन था, और साइंस एंड टेक से मैंने बताया क्वेश्चन बहुत हार्ड था। ठीक है, तो ये आपके साइंस एंड टेक से, तो आपका आंसर इसमें आपको पता होना चाहिए, कौन होना चाहिए, आपको पता हो जाना चाहिए कि ये मिलान करना है। ठीक है, और मिलान में आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पुनः ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रयोजन परीक्षण यान पुष्पक को आगे बढ़ाया गया। तो कब बढ़ाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 22 मार्च 2024 को बढ़ाया गया। ठीक है, नए तरह रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया था, कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था मई 9 2024 को। इसरो ने लॉन्च किया इनसेट 3D एस सैटेलाइट कब किया है, तो ये किया है आपके 3 नंबर फरवरी 17, जो ये आप डायरेक्ट है। ठीक है, और ये SSLV-DE3 का ये आपका अगस्त 16 2024 को, तो ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और ये आपके ये देखिए आपके लगभग किताब के बहुत सारे किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन इसरो का जो होता है ना, इसरो का जो भी करंट अफेयर, जो भी आधिकारिक वेबसाइट या न्यूज होता है, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पता नहीं ये एग्जामिनर ने इतना क्वेश्चन कहाँ से लाया है ढूंढ के। संघाई देखिए, संघाई सहयोग संगठन एसओ की बैठक हुई थी, तो कब हुई थी, तो ये 31 जुलाई 2025 को हुई थी। ठीक है, भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राष्ट्र शुरू की गई कब, और शुरू की गई है। ठीक है, और ट्रेन लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है, और इसमें 354। देखिए ये सबसे लंबी कब होगी, जब ये इतना होगी तभी जाकर होगी, क्योंकि आपको पता है कि 3.5 किसका था, 3.5 आपको इसके पहले सुपर बासुकी एक ट्रेन थी, सुपर बासुकी, उससे ये लंबी बन गई, तब ये जाके अब ये सबसे लंबी बनी है रुद्राष्ट्र। ठीक है, तो ये दोनों आपका सही है, और ये इसकी सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, रुद्र जो सुपर बासुकी थी उसमें कितने थे, 3.5 किलोमीटर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म उद्योग में उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए अभिनेता, सही है, सबको पता होगा। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण प्रणालियाँ देख बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे IADC वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण बोला है ना, अंतर्राष्ट्रीय, तो ये IDEC वैश्विक अंतरिक्ष मलबे प्रबंधन का समन्वय करता है, बिल्कुल सही है। CSO जिम्मेदार अंतरिक्ष व्यवहार के लिए 10 देशों की हिस्सेदारी है, बिल्कुल सही है। देखिए ये NMAA ये वाला जो है ना, ये आपका भारत से है। ठीक है, ये राष्ट्रीय है ना कि अंतर्राष्ट्रीय है, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बोला गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक,
1 2 4 कहाँ है भाई? 1 2 4, हाँ बी आंसर। ठीक, नेपाल के कौन से ग्लेशियर को मृत घोषित किया? देखिए ये तो डायरेक्ट 71 बीपीसी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट उठा लिया इसने। निम्नलिखित में से जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। तो आपको पता हो कि अनुपम खेर की ये है डिफरेंट बट नो लॉस, मदर मैरी टू कम, ये अरुंधति राय की है। ठीक है, याद रखिए अरुंधति राय। और अमिश त्रिपाठी की ये है द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथन, ये अमिश त्रिपाठी की है। ठीक, ये डी वाई चंद्रचूड़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको कमेंट क्या करना है, इब्तिसा चक्रवर्ती ने कौन सा बुक लिखा है ये आप लोग बताना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो देखिए आपका ये नियमित प्रबंधन और मूल्य का ये आपका कौन सा, देखिए PMKVY के कौन सा रूप है, तो आपको पता है कौन सा संस्करण है PMKVY का। तो पहले ये बताते हैं ये ऑप्शन कौन है, कौशल आधारित संस्था प्रशिक्षण, कौशल आधारित संस्था प्रशिक्षण, अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना, ये भी है, ये भी है। ठीक है, नियमित प्रबंधन मूल्यांकन इसमें नहीं है। ठीक है, प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना का विकास, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये आपका जो PMKVY का ये आपका कौन सा संस्करण 4.1 और उसी के निर्धारण अनुसार ये नियमित प्रबंधन और मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 1 2 4 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विकास कार्यक्रम योजनाओं अधिनियम को क्रम में रखें। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा, तो जवाहरलाल नेहरू, ये आपको पता है कि कांग्रेस बहुत पहले था, तो ये जवाहरलाल नेहरू वाला सबसे पहले आएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का सबसे पहले आएगा। कब आएगा जवाहरलाल, इसका क्रम में रखना है ना। तो जवाहरलाल नेहरू कब आया था, तो ये आया था 2005 में। ठीक, फिर अगर बात करें ये 2005 है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना कब आया था, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें तो यार इसका क्या ही बात करें, ये तो थोड़ा हार्ड ही है। दीनदयाल अंत्योदय, इसको ये 2013 में आया था। ठीक है, 2013 में। ये कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन की बात करें तो ये अटल मिशन आपके 2015 में आया था। ठीक है, और रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम रेरा, तो ये 2016 में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन होगा, जवाहरलाल नेहरू, फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, फिर आएगा आपका अटल मिशन वाला, फिर आएगा आपका रियल एस्टेट। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी वाला, 2 1 3 4। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लेबनान, ये तो सबसे ईजी था। ठीक है, अब देखिए यही सब इन्हीं का क्यों राजधानी पूछा गया, तो ना ये हाल फिलहाल में ये चर्चा में थे, तो इसीलिए इनका बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो लेबनान की आपको पता है, लेबनान क्या है, तो लेबनान बेरूत है, मिस्र का हीरा सबको पता है। देखिए लेबनान का भी पता होना चाहिए। देखिए आप लोग को कुछ नहीं पता तो मिस्र का तो पता होता है काहिरा, और युगांडा का ये कंपाला, ये दोनों तो बहुत फेमस है। तो ये अगर ये ही आपको केवल पता होता ना तो आप लगा लेते हैं आंसर। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए हमको केवल मिस्र पता है तो बी का हम देखते हैं 1 नंबर, तो बी का 1 नंबर बस यहाँ, बी का 1 नंबर, तो बी का 1 नंबर बस यहाँ पे था, बाकी और किसी में नहीं था। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल डी मार्क के आंसर सही होता है। इस तरह से आप लगा सकते थे। और स्लोवाकिया ब्रस्तालिता और लेबनान बेरूत ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मिस्र का नहीं पता, युगांडा का पता था, युगांडा का मान लिया 4 है। ठीक, तो आपको देख रहे हैं सी का ओनली 4 इसी में है, तो ये आप इस तरह लगा सकते थे। फिर है कि CP राधाकृष्णन ने, श्री CP राधाकृष्णन ने 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, बिल्कुल सही है। श्री राधाकृष्णन INA इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को 452 वोटों से अंतर से हराया था, नहीं 452 से नहीं हराया था। ठीक है, बल्कि 452 इसको मिला था। ठीक है, 452 इसको राधाकृष्णन को वोट मिला था, जिसमें इंडिया वालों को जो था INDA, इसको इंडिया शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो इंडिया वालों को कितना मिला था, 300 मिला था, तो उसने कितने से हराया, 152 से हराया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये जिसने भी मारा है ये गलत है। ठीक है, आपका केवल A सही है और R सही नहीं है। महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा में, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति महिला सशक्तिकरण, ये आपका 2 दिन का दृश्य था, ये बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है। ठीक है, अभिकतम पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अनुसार भारत की भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी भाषा, बड़ी संख्या है, दूसरी में बोला भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, ये बिल्कुल सही है। पहले में कौन है, तो पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी है।
ठीक है, याद रखिएगा। पापुआ न्यू गिनी है दूसरे पहला में, दूसरा में है भारत और पहला में है पापुआ न्यू गिनी। अब देखिए बोला है कि दूसरा आ रहा भाषाओं की संख्या 840, नहीं 840 नहीं बोले, 840 किसका है, ये पापुआ न्यू गिनी के हैं, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी का ये है 840, तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल ए सही है। तो ए सही है, आर सही नहीं है, ए सही है, आर सही नहीं है, ठीक है। तब मैंने पिछले में गलती नहीं किया, हाँ इसमें सही था, ए सही, ठीक है। तो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, बोला है कि भूतापीय ऊर्जा, देखिए अब देखिए भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो इसको हम लोग ना समझ से बताएंगे। भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में सही कथन है। नीति का उद्देश्य भारत के अप्रयुक्त भूतापीय संसाधनों का दोहन करना। देखिए भूतापीय ऊर्जा कोई नीति लाएगा तो जो हम लोग दोहन नहीं करें उसका दोहन करने के लिए लाएगा, तो ये तो सही होना चाहिए, ठीक, ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए हमारा। फिर बोला है कि यह नेट जीरो 270 के लक्ष्य तक अपने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण दर को उत्कृष्ट देना। आपको पता है कि कार्बन फ्री बनना चाहता है इंडिया, तो भूतापीय ऊर्जा कर रहे थे, इसमें कार्बन फ्री हम लोग हो जाएंगे, तो 2070 ये सही हो जाएगा, ठीक। यह राज्य उद्योग और वैश्विक निकायों के साथ अनुसंधान, नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहित कर रहा है, तो ये भी सही है आपका, क्योंकि जब ये करेगा तो सभी राज्यों और उद्योग और वैश्विक पूरे रूप से करेगा, ठीक है ना, तो आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक। फिर बात कर रहे हैं कि नीचे दिए गए विद्युत चुंबकीय विकिरण की उनकी आवृत्तियों से सही घटते क्रम में। देखिए आवृत्ति बोल रहे हैं, जिसे ऊपर से अगर हम नीचे जाते हैं ना तो आवृत्ति तो बढ़ती है, ठीक, लेकिन तरंग दैर्घ्य जो होता है वो घटता है। ऊपर का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और ऊपर आवृत्ति कम होती है, लेकिन नीचे आवृत्ति ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। तो अवरक्त किन्हें, आपको अवरक्त किन्हें पता है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये माइंड मैप मैंने दिया था बनाकर, तो आप लोग देख लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे विशेषता क्या होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगें होती है। निर्वात में चाल कितनी 3 × 10⁸ होता है, आपको पता है। प्रकाश का भी चाल होता है। विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक, ध्रुवण भी होता है इसमें, ठीक है, ध्रुवण बस इसी में होता है। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे में ही केवल ध्रुवण दिखता है, बाकी व्यतिकरण उत्करण तो वो अनुदैर्घ्य में भी दिखता है। और ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है पता है, ठीक है। अब इसका बहुत सारे ये चीज़ है, प्लांक नियम है, ये वाला याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन, ये आप लोग डायरेक्ट दिमाग में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उत्पत्ति है तो त्वरित आवेश, परमाणु संक्रमण, रेडियो क्षेत्र धर्म, ठीक है। संचार क्या है, तो संचार में वाईफाई ऑफलाइन ये भी करता है। चिकित्सा में भी आता है एक्सरे का, ठीक है, एक्सरे जो होता है आपका, और इंफ्रारेड ये सब, सूक्ष्म रेड, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे ये सब यूज में आता है। रडार, कुकिंग, रात्रि दृष्टि, कीटाणुनाशक, ये सब आपके कीटाणुनाशक में अल्ट्रा वायलेट होता है, ठीक है। कुकिंग में आपको इंफ्रारेड होता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब आप लोग बोलिएगा कि आगे के लिए क्वेश्चन में मैं जब भी लाऊंगा ना, अब मैंने सोच लिया कि अब मैं जब पढ़ाऊँगा ना तो केवल मैं NCERT से ही क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है, और SCERT से, क्योंकि बिहार के एग्जाम के लिए हम लोग देखेंगे तो NCERT और SCERT को देखेंगे, ठीक है। अभी SSC GD का एग्ज़ाम है, तो मैं SSC GD के लिए 10 दिन के लिए SSC GD का भी क्वेश्चन क्लास कराने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके भाई लोग करते होंगे तो उनको भेज दीजिएगा, या आप करते होंगे तो देख लीजिएगा। अब देखिए हमारा क्या था, ऊपर में सबसे पहले क्या होता है, तो रेडियो तरंगे होती है, नहीं रेडियो तरंगे तो सूक्ष्म तरंगे से पहले होता है। फिर औरक तरंगे होते हैं, दृश्य प्रकाश होता है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, ठीक है। अब मैं कुछ देता हूँ आप लोग को, एक फ़ोटो मैं अभी यहीं पे करके देता हूँ, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। मैंने एक फ़ोटो लिया था, ये देखिए, ये आपके लिए फ़ोटो है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले क्या आता है, रेडियो, ठीक है। सबसे पहले ऊपर में क्या आता है, सबसे पहले रेडियो वेव आएगा, ठीक है। अब देखिए इधर रेडियो वेव आएगा, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर ये विजिबल यानी जिस दृश्य प्रकाश बोलता है, और ये अल्ट्रा वायलेट है, और ये एक्स किरणें और ये गामा किरणें हैं, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या था, आप लोग देखेंगे, हमारा क्वेश्चन था कि आवृत्तियों को सही घटते क्रम में देखना है, ठीक है, घटते क्रम में। तो आवृत्तियों के सही घटते क्रम में दिखाना, तो सबसे ऊपर ज़्यादा होगा जिसमें आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको पता है कि मैंने बोला था जो जैसे ही हम लोग ये इधर जाएगा, ठीक है, तो इधर हम लोग जैसे जाएंगे ना तो आवृत्ति हमारा बढ़ता है। तो सबसे पहले इधर कौन सा है आपको पता है, तो यहाँ पे औरत किरणें है, सूक्ष्म तरंगे और पराबैंगनी किरणें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट है, ठीक है, तो सबसे पहले 3 वाला आएगा। फिर इसके बाद में सूक्ष्म तरंगे विकिरण देख रहे हैं,
तो सूक्ष्म तरंग है, लेकिन उससे पहले इंफ्रारेड है जिसको अवरक्त तरंग है। तो हमको पहले कौन आएगा? अवरक्त तरंग है, फिर आएगा क्या? सूक्ष्म तरंग है। तो आपका पहले 3 1 फिर 2 आएगा, ठीक, 3 1 2, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपका विजुअल तरंग है, ठीक है, दृश्य प्रकाश, इसको अवरक्त तरंग बोलते हैं, इंफ्रारेड, और माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग और रेडियो वेव, ठीक है। तो इसको याद रखना। एक्सरे जो आपको एक्सरे हाइड्रोडिक्ली और गामा किरणें, तो ये सब देख लेना। अब हमारा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों को, एक कथन को और उसके, तो हम क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में उच्चतम स्थिति पर डोरी में तनाव न्यूनतम होती है। आप लोग देखे होंगे जब आप पतंग उड़ा, आप लोग पता नहीं पतंग उड़ाए हैं कि नहीं, हमने तो बहुत पतंग उड़ाए। जब आप पतंग उड़ाते होंगे तो बहुत ऊपर जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे पतंग होता है वहाँ के जस्ट नीचे जो डोरी होती है लूज हो जाती है, और यहाँ जहाँ हम पकड़ते हैं, जहाँ हम मान लीजिए यहाँ पे आदमी कोई पकड़ा हुआ है, ठीक, ये यहाँ पे बहुत टाइट होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर से तने करता है, मतलब इसमें बहुत खिंचाव होता है ज़्यादा, और यहाँ पे जो लास्ट में होता है वहाँ पे बहुत कम होता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पे बोला है कि उच्चतम स्थिति डोरी में तनाव न्यूनतम होती है, बिल्कुल सही है। उच्चतम विद्युत तनाव अपकेंद्रीय बल, पिंड का भार, यह गति के दौरान के तनाव का न्यूनतम मान है, ये बिल्कुल सही है, आपका दोनों सही है, ठीक है। तो ये ए आर दोनों सही है। तो ये आप केवल पतंग उड़ाए होते हैं और इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और चालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला है कि संयोजकता बैंड, चालन बैंड एक दूसरे को अतिव्याप यानी ओवरलैप करती है, ठीक है। बोला है कि ओवरलैप करती है, तो कह सकते हैं सही है। ये बिल्कुल सही है, ओवरलैप नहीं करेगा तो फिर चालन कैसे करेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर हम तार यहाँ से जोड़ें, अब इसमें हम लाइन लगा दें, अब इसमें हम कुछ अगर यहाँ पे एक तार है, तो जब तक हम इस दोनों को ओवरलैप नहीं करेंगे तब तक यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए ओवरलैपिंग तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही है। किसी चालक की प्रतिरोधकता तापमान के साथ चरघातांकी रूप से घटती है। नहीं भाई, तापमान के साथ उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, आपको तो सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। और चालक अर्धचालक की तुलना में कम, भाई ये चालक है, ये अर्धचालक है, तो चालक कभी भी अर्धचालक से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि बोला कि अर्धचालक की तुलना में कम, तो यही बल्कि ये आपका दोनों गलती है, ठीक है। तो केवल एक सही है, ठीक, ये जिसने भी हमारा है वो गलत है, ठीक है। बोला है कि नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन और आर कहा गया। तो जब एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। कैसे भाई? आपको पता होना चाहिए कि आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई। ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया भी है, ठीक है। मैंने जब कराया है भूगोल या फिजिक्स में, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है। ये सूत्र भी मैंने कराया है, तो ये होता है। लेकिन जब एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका आवर्तकाल कम कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी से 1/6 होता है। तो अगर जी का मान 1/6 करेंगे तो 6 ये ऊपर न जाएगा, तो यहाँ पे तो बढ़ गया, क्योंकि ये समानुपाती है। आवर्तकाल लंबाई के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये गलत है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ता कहाँ भाई, 1/6 होता है ना, तो ये घट जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका दोनों सही है, तो उसमें से कोई भी सही नहीं है, मतलब दोनों सही नहीं है, ये होगा ना, मैंने गलत से बोल दोनों सही है, तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। बोला धारावाहिक तार चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जा सकती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पता नहीं चाहिए। मैंने जस्ट इसके पिछले क्लास में मैंने 20 अप्रैल के लिए जो क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था बाएं हाथ नियम का, ठीक है। बाएं हाथ में नियम में मैंने बताया था कि जो अंगूठा होता है जो उसके में होता है, तो उसमें क्या बताया था, मैंने बल की दिशा के बारे में बताया था, ठीक है। लेकिन ये तो बात कर रहा है किसके, बल की दिशा के बारे में बताया था मैंने बाएं हाथ फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम तो हट गया, क्योंकि मैंने उसमें बल की दिशा के बारे में बताया था, तो ये तो हट गया। अब रहा बात धारावाहिक। अब देखिए, अब यहाँ पे ना आपको पता है जब बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के बारे में पता है, तब मैंने तुक्का बताया है कि अगर जहाँ पे ना दो चीज़ अगर एक जैसे समान देना तो वहीं को हमको तुक्का लगा देना है। तो मान लीजिए आपको नहीं ये क्वेश्चन पर आता है, लेकिन आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम को आता है, तो आप देख रहे हैं कि दाएं हाथ के नियम अंगूठा नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अंगूठा नियम, ठीक है। तो इन्हीं से दोनों कोई क्वेश्चन हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ओम के नियम आपको पता है, तो ये दोनों में से ही कोई होगा क्योंकि इनकी अधिकता ज़्यादा है। अब इनमें से कौन है तो इसके बारे में आपको पता है, लेकिन आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोला, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपने इसमें नहीं पढ़ा था, तो हमारा क्या हो जाएगा, दाएं हाथ के नियम के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, इसमें भी आपने पढ़ा होगा 10वीं में तो जरूर पढ़ा होगा। तो देखिए मैक्सवेल का है, ठीक है, ये फ्लेमिंग का है, लेकिन मैक्सवेल की बात कर रहे हैं। मैक्सवेल का
मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम बोला है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बोलता है कि जो यदि अंगूठा, ठीक है, यदि अंगूठा धारा की दिशा को बताता है ना, दिशा को बताता है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है? मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है? तो वो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। ये याद रखिएगा, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठा नियम है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में। तो ये आप लोग पता होना चाहिए, ठीक, क्योंकि मैक्सवेल ने ही चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था। तो ये आप लोग कर सकते हैं। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम और दाएं हाथ नियम आप दोनों देख सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस तथ्य का समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुई लकड़ी के फ्रेम पर कील ठोकना कठिन होता है? देखिए भाई, मान लीजिए आप एक यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक, क्या कोई मतलब नियम तथ्य समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुई लकड़ी, मान लीजिए यहाँ पे एक लकड़ी बांध देते हैं, ठीक है, इससे एक ये लकड़ी है। अब इसमें ठोकेंगे तो इसमें तो मान लीजिए जितना हम ठोकेंगे तो उसमें भी तो अपना प्रतिक्रिया लगेगा, तो वो ठोक नहीं पाएगा क्योंकि वो स्थिर ही नहीं होगा, तो इसमें हम ठोक नहीं पाएंगे, बल्कि ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम था। ये इजी था क्वेश्चन, ठीक है। पास्कल नियम तो ये दाब का बात करता है, ठीक है। तो ये जड़त्व नियम आपको पता है क्या है, इसका भी अब ये अभी द्वितीय नियम भी पता है आपको क्या है। तो तीसरा नियम ही ऐसा क्वेश्चन था कि जिस ऑप्शन था जिसे आप नहीं जानते हुए भी इसको लगाते थे, तुक्का मारते सकते थे, ठीक है। दो कंपाउंड करने वाले कणों को एक ही कला में कब कहा जाता है? तो एक ही कला में कब कहा जाता है? तो ये समगुणज की बात करें, ठीक है, समगुणज सब जगह पे है। तो यहाँ पे पाई की बात है, यहाँ पे लेमडा की बात करें और T2 की बात करें। देखिए लेमडा की बात, अगर यहाँ पे लेमडा की बात का होता है ना, तो थोड़ा हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये सब अलग अलग है और आपको पता है कि सब होते ही हैं, तो इनका जरूर हम लोग, और समगुणज सब की बात कर रहे हैं, तो ये आपको तुक्का भी मारते हैं उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि NCERT का जो भी क्वेश्चन होता है ना, NCERT का क्वेश्चन, NCERT का जो भी, देखिए NCERT का और SCERT का जो भी क्वेश्चन होता है ना, अगर उपयुक्त सभी क्वेश्चन है ना या इनमें से दोनों होता है ना, वो अक्सर सही होता है, ठीक है। NCERT और SCERT के क्वेश्चन में अक्सर उपयुक्त सभी और दोनों वाला आंसर सही होता है, या तीनों वाला, जैसे मैंने कोई लिख दिया कि जैसे दो ऑप्शन दिया है, इनमें से दोनों हो सकता है, और किसी में लिख दिया कि इनमें से तीन होता है, अक्सर तीनों वाला ही होता है, ठीक है। तो ये से क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा, उपयुक्त सभी रहेगा उसको भी अक्सर मार्क आइएगा, ठीक है, क्योंकि NCERT और SCERT में मैंने पूरा विश्लेषण किया था, अक्सर उपयुक्त सभी और उपयुक्त दोनों या उपयुक्त तीनों वाला सही आंसर हो जाता है। एक गैल्वेनोमीटर के निम्न में से किसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिए गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे वोल्टमीटर की बात करें, वोल्टमीटर की बात करें तो उच्च प्रतिरोध और श्रेणी क्रम होता है, लेकिन यहीं अगर अमीटर बोला होता है ना, अमीटर, तो वो ना निम्न प्रतिरोध और समांतर होता है, ये आपका C हो जाता है। अगर अमीटर की बात करता है तो C हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वोल्ट की बात की है तो उच्च प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं, ये तो सबको पता है अपवर्तनांक के कारण, ठीक है, विभिन्न परतों के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हब्बल स्थिरांक का महत्वपूर्ण क्या है? तो ये ब्रह्मांड के विस्तार को बताता है। ये आप लोग जब ब्रह्मांड के बारे में पढ़े होंगे, जो ज्योग्राफी का जो बढ़िया से पढ़े होंगे ब्रह्मांड वाला, तो आपको पता होगा हब्बल स्थिरांक का, तो ये सही है। निम्नलिखित में से धातु के संकुलों का उपयोग रेड्रोमाइट एथराइट के रूप में किया जाता है, तो इसमें गोल्ड का यूज किया जाना चाहिए, ये रुथेनियम नहीं बल्कि गोल्ड होना चाहिए भाई इसका। अब देखिए ये तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है इसको, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये दिया होगा आपके NCERT में, मैं दिया ही होगा, तो एक बार मैं देख लेता हूँ इसके बारे में। तो ये गोल्ड है, ठीक है, मैंने बोला ना ये गोल्ड का होगा, क्योंकि भाई गोल्ड का इसलिए होना चाहिए ना, क्योंकि आपको बताइए जो सोने का लवण होता है ना, ये सोने का, देखिए यहाँ पे केवल सोना नहीं होता है, सोने का लवण का यूज होता है, ठीक है। जैसे ऑरेन फाइन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इसके उपचार में किया जाता है ऑरेन फाइन, तो ये आप लोग याद होना चाहिए, ठीक। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, ये आपके NCERT से मैं बताता हूँ, ये NCERT के क्लास 12 से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये आपके कहाँ पे मिलेगा? तो केमिस्ट्री जो है ना, एवरीडे लाइफ से मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग वहाँ से, और आजकल देखिए आजकल ना जो UPSC भी ना केमिस्ट्री के एवरीडे लाइफ से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग ना इसी टॉपिक को, केमिस्ट्री के एवरीडे लाइफ को जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे। इनमें से किस यौगिक की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक है? आपको सबको पता नहीं, यह फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। किस
पर मेथेन का विषम की गति उसके अज्ञात गैस के विषम की दोगुनी होगी। तो केवल 64 ही था ऐसे कि कर सकते। अब इसको हम लोग थोड़ा प्रूफ कर देते हैं कैसे होगा। देखिए होता है कि R1 बटा R2 बराबर होता है M2 बटा M1, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे गति दोगुनी बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 हम करते हैं, ठीक। दोगुनी बोला है तो यहाँ पर 2। अब यहाँ पे हम लोग किसको मान लगाना है, इसके बारे में लगाना है, ठीक है। और अज्ञात गैस का अणुभार के बारे में। तो M2 हमको लगाना है तो हम मान लेते हैं 64, ठीक है। ऑप्शन रख के बात करते हैं तो 64 मानते हैं और नीचे हमारा रहता है 16। तो ये हम करेंगे तो देखिए ये पहले काटेगा 4, ठीक है, और फिर हमारा 2, तो ये अभी देखिए 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 2 ही ऐसा था, 64 ही था जो कि 2 आपको कर सकता था। तो ये आपका आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से बोरोन कौन सा अनायन नहीं बना सकता है। तो बोरोन कौन सा अनायन नहीं बना सकता है ये बात कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आवर्तकाल से जो क्लास है ना, क्लास आपने ISC किया होगा तो क्लास 11 में आपका ये क्वेश्चन P ब्लॉक से क्वेश्चन है, ठीक है। ये हार्ड था क्वेश्चन जो कि, लेकिन P ब्लॉक से ये क्वेश्चन था। तो आपका आंसर हो जाएगा BF63, ठीक। तो ये आपका आंसर था। थोड़ा हार्ड ही क्वेश्चन आया है इस बार। अब तो साइंस के लिए अब 10वीं तक पढ़ के जाने में कुछ काम होने वाला नहीं है, इसलिए इंटर 12th वाला जरूर पढ़ के जाएँ। निम्नलिखित में से किस यौगिक का अधिकतम संयोजक बंध दिखाया जाता है। तो किसका दिखाया जाता है आपको पता होनी चाहिए। ये AlCl3 द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। क्योंकि फजान के नियम के अनुसार छोटे आकार और उच्च आवेश वाले धनायन में संयोजक लक्षण अधिक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे Al3+ है, तभी तो ये Al इसको दिया है। और क्लोरीन में आपको पता है कि एक ही होता है तो एक ही देगा, ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, संयोजक बंध अधिक दिखाया जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण नहीं देता है। क्या बात कर रहे हैं, बोला है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह का परीक्षण नहीं देता है। कार्बोनिल समूह सही हो सकता है भाई, क्योंकि उसमें कीटेन न्यूट्रन का जो भी आता है ना। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद यानी रेजोनेंस होता है, ठीक है। रेजोनेंस के कारण कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी की पूरी हो जाती है, जिससे वह एल्डिहाइड और कीटोन की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो इस देखिए कीटोन और जो भी आपका एल्डिहाइड होता है ना, उसकी तरह आपका ये परीक्षण कार्बोनिल समूह के परीक्षण को नहीं दिखाता है, ठीक है, रेजोनेंस के कारण। तो ये सही है आपका। कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कम संवेदनशील है। नहीं भाई, कैसे कर सकता है। तो ये भी आपका सही था, ठीक। और ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कम संवेदनशील है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही है, A और R दोनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा इनमें से। लेकिन ये देखिएगा भाई, ये हार्ड था क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से सबसे मीठा शक्कर किसका है। तो ये फ्रुक्टोज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है, फिर उसके बाद में सुक्रोज आएगा, फिर ग्लूकोज आएगा, ठीक। क्योंकि सुक्रोज में चीनी आता है और फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा माना जाता है, और फलों में फ्रुक्टोज ही पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि उसके धातुकर्म से, ये संशोधन के नियम। तो आपको पता है, बाकी कुछ पता नहीं होता है, लेकिन कॉपर का तो सबको पता होना चाहिए, विद्युत अपघटन। क्योंकि अक्सर हमारे जब हम दसम करते हैं तो हम लोग से ये प्रैक्टिकल कराया जाता है, विद्युत अपघटन। तो ये तो आपको पता नहीं चाहिए। तो कॉपर का B का 2 आपको दिखना चाहिए, B का 2। अब केवल इसी में था तो आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो निकेल का क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं। तो A का हो जाएगा 3 मान प्रक्रम। ये Jr का क्या हो जाएगा, जिर्कोनियम का। तो इसका आ जाएगा हमारा क्या 1 नंबर, यानी 1 आर्केलर विधि गैलियम का। तो ये आपका क्षेत्र शोधन, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब है क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था। ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ ही देने वाले थे, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ ही देते तो अच्छा होता, लेकिन हम लोग इसका अभी आंसर देख लेंगे। तो देखिए जो लिनियस की थी कितनी थी, 18वीं सदी में थी, ठीक। और आपको पता नहीं चाहिए, पहले आपका किसका आ जाएगा, लिनियस आ जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, D, BCDA। पहले लिनियर, फिर आएगा
एंगुलर फाउंड्रल नहीं, ये बेंथम हुकर की प्राकृतिक प्रणाली सी वाली जगह, डी आ जाएगा फिर एंगुलर और फाउंड्रल जाति वृत्तीय प्रणाली, फिर आपका व्हिटेकर के 5 प्रजाति और फिर ये आएगा उस पर। देखिए ये आधुनिक रूप में किया गया है, ठीक है, ये आधुनिक रूप से किया गया है, ये आपका 20वीं सदी में हुआ है, ठीक, ये तो आपको पता नहीं चाहिए, ये 18वीं शताब्दी का है, ठीक है, और ये बेंथम हुकर वाला ये 19वीं शताब्दी का है, ठीक, और व्हिटेकर की 5 प्रजातियाँ ये 1969 में हुआ था, ठीक। तो ये व्हिटेकर वाले आपको पता ही होना चाहिए, 5 जगत प्रणाली दिया था उसमें, तो आपका आंसर BCDAE हो जाएगा, ठीक है। 45 का क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन आप छोड़ के आते सही होता है, ठीक, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका केवल 1 और 3 सही था, ठीक। अब देखिए इसमें बी में क्या गलती था ना, देखिए बी की गलती बात करें तो यहाँ पे बोला है कि सीधे उपभोग होता है और इस चरण में उत्पन्न सभी ATP सबस्ट्रेट स्तरीय फलस्वरूप द्वारा निर्मित है, नहीं, केवल देखिए सबस्ट्रेट स्तरीय से नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है केमियो ऑस्मोसिस द्वारा होता है, ठीक है, केमियो ऑस्मोसिस के द्वारा भी होता है, ठीक। तो ये आपका गलती था दूसरा में, ठीक है, कि केवल बोला कि सभी ATP सबस्ट्रेट स्तरीय, तो ये गलत है, सभी नहीं था, बल्कि केमियो ऑस्मोसिस के द्वारा, अधिकतर केमियो ऑस्मोसिस के द्वारा ही होता है, तो ये आपका गलत था, तो आपका 1 और 3 सही था। फिर हमारा क्वेश्चन था किसी जीवित जीव का वास्तविक निकेत क्या होता है, तो वास्तविक निकेत ये होता है ना कि वो ना वहाँ पे अपना जीवन प्रयत्न कर सके, मतलब उसमें ढल जाए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जीव द्वारा वास्तव में अपनाई गई जीवन पद्धति, ये हो जाएगा, ठीक है। यदि हम वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष की होगी, तो वृक्ष होगा अधिक चमकीला दिखाई देगा, नहीं, बहुत लोग ना बोलेंगे अधिक चमकीला दिखाई देगा, नहीं भाई, अधिक गहरा दिखाई देता है ना, अधिक गहरा दिखाई देगा, ये अधिक चमकीला नहीं बल्कि अधिक गहरा दिखाई देगा, उसमें रंग गहरे गहरे दिखेंगे। जैसे आप जाते होंगे सब्जी की दुकान में या फल की दुकान में, तो आप देखे होंगे जैसे सब्जी की दुकान में गए, सब्जी की दुकान में ही तो हरा चीज़ मानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई देखिए सब्जी क्या होता है, वेजिटेबल हरा होता है, तो क्या करता है ना, देखिए बड़े बड़े जो सब्जी वाले होते हैं समझदार, वो ना हरा लेजर लाइट डालते हैं, तो हरा लेजर लाइट में तो केवल हरा रंग होता है, बाकी कोई कलर नहीं होता है, तो वो ना क्या करता है कि केवल हरा रंग डालते हैं ताकि वो उसका रंग क्या हो, अधिक गहरा दिखाई दे, मतलब अगर वो उसमें रंग उड़ भी गया, क्योंकि पुराना चीज़ है ना, मान लीजिए पुराना सब्जी है, तो पुराना सब्जी में तो थोड़ा रंग उड़ जाता है, तो उसमें पुराना रंग ना दिखे बल्कि उसका गहरा दिखाई देने के लिए ही उसमें क्या करते हैं, तो बहुत लोग ना चमकीला दिखाई देगा ये मारेंगे, लेकिन ये नहीं था, बल्कि आपका अधिक गहरा दिखाई देता है। और यह कहाँ से क्वेश्चन था, तो आपके फिजिक्स ऑफ साइंस से क्वेश्चन था, फिजिक्स ऑफ लाइट से, ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो ये आप देख सकते हैं बहुत लोग मारेंगे कि ये अधिक चमकीला दिखाई देगा, लेकिन मेरे अनुसार ये अधिक गहरा दिखाई देगा, तो ये सी सही हो जाएगा। बाकी अब देखिए एग्जामिनर क्या, जो एग्जामिनर वाला होता है BPSC वाला, देखते हैं क्या आंसर देता है आंसर की में, तो वो आप देखेंगे। भाई ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड था भाई, इसको तो हटा ही दो, इसका आंसर 1 और 4 सही होगा, ठीक है, बल्कि ये किसी को नहीं पता होगा, किसी भी मास्टर को नहीं पता होगा, मुझको पता है। एक को अधिकतम A और दूसरे का कारण बताना है, तो फ्लेम में चालनी नल का तत्व जीवित कोशिकाएं होते हैं, लेकिन परिपक्व होने पर इनमें केंद्रक नहीं, बिल्कुल सही है। सहचर कोशिकाएं अवरोधी संयुक्तियों के माध्यम से चालनी नलिका तत्वों को उपचारित गतिविधियों को नियंत्रित करती है, इसमें फ्लेम में शर्करा के लदान और उत्तरायित के लिए आवश्यक नियंत्रण दाब प्रवणता सुनिश्चित होता है। उपरोक्त कथन में विकल्प में सही उत्तर, मतलब इसको व्याख्या करना है कि मतलब क्या क्या सही है क्या नहीं है। तो देखिए मेरा आंसर ये आंसर, देखिए ये क्वेश्चन था आपके NCERT क्लास 11 से, ठीक है, तो ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करना है। 50 के क्वेश्चन देखें, तो बोला है कि ओंगे, अरे क्या ही क्वेश्चन है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन, ये क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन से। देखिए ये मॉडर्न है, ठीक है ना, ये आपका साइंस एंड टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये CCMB हैदराबाद का जो अध्ययन हुआ था हैदराबाद में साइंस के रिलेटेड में, वहीं से क्वेश्चन ये डाला गया है, ठीक है, तो ये बहुत लोग नहीं जानेंगे, लेकिन इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, क्या ही बताए भाई,
ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको ना ही इसको छोड़ ही देते तो सही था। ठीक, बाकी हम लोग देखते हैं अकाउंट का। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था भाई। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अकाउंट से अगला क्लास में 100 तक क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो या कैसा लगा हो, आप लोग कमेंट कर जरूर कीजिएगा। गलत भी लगा हो आपके अनुसार ये गलत है या मैंने अच्छा नहीं रहा, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो लाइक डिसलाइक जरूर करके जाए, आपकी मर्जी। ठीक है, बाकी मैंने कहाँ पे कोई कमी की है तो उसमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे ताकि तो मेरा अनुभव बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैंने जस्ट शुरुआत किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ठीक है।